सपोज अभी कोई बीमार है, उसको डॉक्टर ने लिखे टेस्ट, तो अभी वो ये सब देखने के बजाय फटाफट टेस्ट कर ले। तो क्या ये जो सर्टिफिकेशन आपने कहा, ये सर्टिफिकेशन एक बार गवर्नमेंट ने दे दिया, इसके बाद कहीं कोई चेकिंग प्रोसेस है कि एनएबीएल एक्रेडिटेशन जब होता है तो उसकी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और हर साल या तो सर्वेलेंस होता है या ऑडिट होता है। तो जब ऑडिट होता है तो थर्ड पार्टी आती है, बड़े इंस्टीट्यूट्स के क्वालिफाइड क्वालिटी प्रोफेशनल्स आते हैं जो डिटेल में आपने क्या किया है वो चेक करते हैं। किस क्वालिटी की मशीन है, उसमें आपने क्वालिटी कंट्रोल का साल भर में कोई भी रैंडम वो चेक कर सकते हैं। तो एनएबीएल काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉलो करता है और वो एक्रेडिटेड है आईलैक से, इंटरनेशनल लैब एक्रेडिटेशन। तो आईलैक वर्ल्ड की बेस्ट लैब्स में है और वही उसी का पार्ट इन अ वे एनएबीएल है। तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो वो हर साल टेस्ट करते हैं, हर साल वापस Audit आते करते हैं, ऑडिट करते हैं, और अगर वो ऑडिट में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ओके, डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें ये सब ध्यान नहीं आता है, ऐसे लगता है ठीक है डॉक्टर ने बोला तो अच्छा ही होगा, वो करवा लेते हैं। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं कि वो रिपोर्ट यहाँ कुछ हुई, दूसरे सिटी में गए वहाँ कुछ और आया, फिर तीसरे को दिखाया। तो आजकल ये बड़ा लोगों को लगता है कि हमें डॉक्टर्स अच्छे मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, और अगर उन्होंने सही जगह हमें भेज दिया तो और अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट के बिना पता भी नहीं चलता है कि आपके अंदर क्या पकड़ा है। जो भी जेन्युइन डॉक्टर होगा वो चाहेगा ही कि उसका पेशेंट ट्रीट होके ठीक हो जाए, और ठीक करने के लिए डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो उम्मीद की जाती है उनसे कि वो सही लैब का गाइडेंस। ठीक है, एक और सवाल है मेरा कि आपने एक छोटी सी जो एक लैब होती थी, एक या दो लैब किसी की होती थी, उसको आपने बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड किया। तो ये जो आइडिया है, इसके पीछे क्या है, क्या मेहनत है? क्योंकि आजकल स्टार्टअप का जमाना है। बच्चे बैठ के आइडिया को कागज पे लिखते हैं और आइडिया में ही उन्हें 30 ऑफिस दिखते हैं, 40 सेंटर्स दिखते हैं, 4000 एम्प्लॉय दिखते हैं, 3000 करोड़ का टर्नओवर दिखता है, कागज पे ही सब दिख जाता है। उन यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि यदि चूंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हो तो आपको ये भी आइडिया होगा, ऑल ओवर कंट्री में आप सब जगह जाती हैं, कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं बड़े जोश से, और साल भर, 2 साल, 3 साल उनकी मियाद बहुत कम होती है। कुछ मिनिमम बहुत छोटा परसेंटेज है जो सरवाइव कर जाता है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे बच्चों? मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आपका इंटेंशन है वो बहुत प्योर होना चाहिए। अगर आप डे वन से ही सोचें कि मैं स्टार्टअप का बड़ा सा वैल्यूएशन दिखा दूं और फिर पैसे ले लूं, जेवी राउंड तक पहुंच जाऊं, पैसा ले लूं, और आपके कंसेप्ट में और डेडिकेशन में कमी है, तो आप फेल होने ही वाले। तो जैसे मैं कैंसर पैथोलॉजिस्ट थी, मैं रॉयल सरे काउंटी हॉस्पिटल यूके में और टाटा मेमोरियल और आईसीएमआर सब जगह काम कर चुके। तो मैं पहले इनिशियली सिर्फ कैंसर ही रिपोर्ट करती थी, क्योंकि वो सुपर स्पेशलाइजेशन था। पूरे एमपी से मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते थे, पर मैं सीएचएल अपोलो को हेड भी करती थी और वहाँ मैं ऑब्जर्व करती थी जो लोग वहाँ दिखाने आते थे, वो कई बार टेस्ट की रिपोर्ट न होने के कारण, क्योंकि टेस्ट जाते थे बॉम्बे और दिल्ली, और जब तक रिपोर्ट ना आए पेशेंट एडमिट रहता था, कई बार रिपोर्ट मैच नहीं होती थी। तो सेंट्रल लैब को मैंने शुरू इस हिसाब से किया था कि सारे अस्पतालों के लिए मैं एक ऐसी स्पेशलिटी लैब बना दूं जहां जो टेस्ट वो नहीं कर रहे हैं वो करवा पाए। तो दैट वाज द बेसिक इंटेंशन टू स्टार्ट द लैब, कि हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट कर लें। पर फिर जब मैंने टेस्ट खुद करने शुरू किए, तब तक तो रूटीन में देखती नहीं थी। मैं सोचती थी कि वो हर कोई कर लेता है तो वो मैं क्यों करूं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें काफ़ी मार्जिन है, और अगर ये मार्जिन मैं पेशेंट को पास कर दूं तो
जो मेरा फंडा है कॉर्पोरेट लैब एट चैरिटेबल रेट, वो आराम से मैं पूरा कर सकती हूँ। तो वही सोच के मैंने ये कंसेप्ट पे ये सेंट्रल लैब बनाया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं शुगर के 20 भी रुपये लूँ या 10 भी रुपये लूँ और पेशेंट कहीं से ऑटो करके मेरे आए तो 100 रुपये तो ऑटो वाला ही ले लेता है। तो उससे मुझे कंसेप्ट आया कि मुझे जितना पॉसिबल हो हर नूक एंड कॉर्नर में कलेक्शन सेंटर खोल दे। तो लैब तो एक है जो करीब जहाँ आप टेस्ट देखेंगे करते तो हैं। हाँ 10,000 स्क्वायर फीट पे, पर कलेक्शन एरियाज अक्रॉस द सिटी। तो लोगों के लिए ये फायदा हो गया कि अपने नियरेस्ट कहीं भी पास में ढूंढ के वो सैंपल दे सकते हैं। यस, और उनका जो कम्यूटिंग का खर्चा है, टाइम है, वो बच सके वो। जब आपने अपने प्रोजेक्ट को इतना बड़ा किया तो क्या आपने भी वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टमेंट्स लिए लोगों से, या आप अभी तक अपने ही दम पे यहाँ तक आए? तो मुझे कभी भी लैब को एक्सपैंड करने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई मेरे को इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। पैथोलॉजी में ये फायदा है कि रिएजेंट के रेंट पे मशीन मिल जाती, तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगाना पड़ता। हाँ, रेडियोलॉजी अगर आप कर रहे हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो वो कॉस्टली है और उसमें आपको लोन फंड इसकी जरूरत पड़ती। पैथोलॉजी में जरूरत नहीं। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और अच्छी मशीन्स अगर काम है तो आपको आसानी से मिल जाती है। तो अब अविनीता जी से सीखने की आज एक और बात, यदि आपके इंटेंशन सही है, यदि आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, यदि आप किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ा सा सरल कर देना चाहते हैं, आसानी से कोई सुविधा उनको देना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी सरल हो जाए, तो डेफिनेटली आपका वो स्टार्टअप बहुत लंबा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने इंटेंशंस पे काम करिए, थोड़ा सा मेहनत कागज पे इंटेंशंस को लेके करिए, और फिर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। एज अ वुमन, आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, तो एज अ वुमन क्या स्ट्रगल है? क्योंकि कहना बहुत आसान है और हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड हो गई है, डेफिनेटली वो घर में रहती है तो भी एम्पावर्ड ही रहती है, बट आज भी मुझे लगता है बहुत कम परसेंटेज है जो बाहर काम कर रहे हैं। सो क्या आपके स्ट्रगल रहे? तो देखिए, करियर वुमेन की भी फैमिली होती है और आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की भी आपको निभानी है। चाहे जो लोग घर पे रहती हैं वो भी करती हैं, लेकिन जो काम करती हैं वो भी उतने ही ईमानदारी से। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो नॉर्मल पर्सन काम करता है, या अगर मेरे जगह मेरा कोई मेल कलीग काम करता है, उससे डबल द नंबर ऑफ आवर्स मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि घर का भी पूरा बैलेंस करना है और जो मेरा पैशन है उस पे भी काम करना है और कॉस्ट को कर्टेल रखना है। जैसे मैंने कभी सेल्स टीम नहीं रखी, वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरी लैब पॉपुलर हुई। तो आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो और आप सेंसिटिव होते हो, तो हर पेशेंट की प्रॉब्लम भी आप पर्सनली हैंडल करते हो। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद एक मेल काउंटर पार्ट से अगर आप कंपेयर करें तो डबल मेहनत करके, जब तक बच्चे छोटे थे। अब तो एट पार है, लेकिन पहले तो जरूर 20 घंटे तो काम किया ही है मैंने। क्योंकि माँ का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, है ना, यस, वाइफ का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, और बेटी या बहू का भी कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो वो जिम्मेदारियां तो हमारे पास है है ही, ही। और हम चाहें तो हम दोनों को अच्छे से निभा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा बेटा आईआईटी मुंबई में पढ़ा और बेटी हार्वर्ड से पब्लिक हेल्थ किया। अगर मैं पूरे टाइम सिर्फ करियर पे ही फोकस रहती और बच्चों को नहीं हैंडल करती, तो आज फिर मैं उनके लिए काम कर रही होती। तो आप, और दूसरी बात यह है कि बच्चे सीखते हैं अपनी मदर को देख के, मदर को सुन के नहीं। अगर आप बोलें कि मेहनत करना चाहिए और आप खुद आराम कर रही हैं, तो वो वही सीखेगा। तो आई थिंक मुझे कभी मेरे बच्चों को लेके और पढ़ाने नहीं बैठना पड़ा, पर वो मुझे काम करते देखते थे और वो अपना काम करते थे। सो दैट्स हाउ दे अचीव। सो बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं या सिखाना चाहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। उनको दिखाते यदि आप चाहते हैं कि बच्चे
ऐसा ऐसा या वैसा वैसा करें तो ऐसा ऐसा और वैसा वैसा आप आपको करना भी शुरू करना है, करिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल। करना पड़ेगा हाँ यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपको Yes. और वो कॉपी कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, हाँ अनवेरिंगली वो चीजें उनके अंदर आ जाती हैं। हाँ। तो घर में आपने मैनेज कर लिया, बाहर का कोई स्ट्रगल? बाहर देखिए जब मैंने रेट्स कम करे तो सबसे पहला अपोजिशन इंदौर पैथोलॉजी एसोसिएशन से ही आया और काफ़ी रादर जो एक बार एमपी की पैथोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें बाहर से लोग आए थे और जब मैं हर जगह एकेडमिक्स के लिए इनवाइट की जाती हूँ तो वहाँ पर एक जो प्रेसिडेंट थे वो खड़े हो गए और बोले कि डॉक्टर विनीता कोठाई जो कर रही हो बहुत ही निंदनीय काम है। तो मतलब इस तरह से इनिशियली कलीग्स ने परेशान करने की कोशिश की पर हर ऐसा इंस्टेंस जो हुआ मेरे साथ वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि अब मुझे डबल स्पीड से करना है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड।